मैं सारा आजकल, चूँकि ये एक बड़ी, मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है कि लोगों ने सुना होता था कि अदालतें कैसी होती हैं, और अक्सर लोगों का तासुर अदालतों के मतलब वो मोहम्मद अली की फ़िल्मों में जिस तरह होता था कि वो जज साहब कह के वो उसके अंदर जज्बात डाल देते थे, और जो हमारे टीवी ड्रामों में और फिल्मों में तासुर दिया जाता है, अदालतें वैसी होती नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होती, और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 और फुल बेंच तो बिल्कुल ही वो नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि लोगों को फर्स्ट हैंड मौका मिल रहा है, एक तो जज देखने का, डेकोरम देखने का, और जजों को जज करने का कि कौन कितने पानी में है। ये किस्म का मैं समझता हूँ कि जज हजरात के लिए भी इम्तिहान भी है कि लोग डायरेक्टली देख रहे हैं। तो पहले तो ज़रा आज की कार्रवाई पे कि मैं क्वेश्चन आपसे ये, मैं तो थोड़ी सी नाज़रीन के लिए ये मंजर नगारी कर रहा था, पर बुनियादी सवाल तो दो ही है अभी भी। एक ये कि क्या पार्लियामान के पास ये कॉम्पिटेंस का जो इशू है वो इस तरह के कानून रूल्स बनाने का ताल्लुक जो कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड है या नहीं है। दूसरा ये कि क्या ये जो प्रोसीजर वाला कानून है ये आइन के किसी शिकों से मुतसादम है या नहीं। बस बुनियादी सवाल तो यही दो हैं, आप क्या कहेंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। बेंच के अंदर जितने सीनियर जज साहबान हैं, बल्कि तमाम जज साहबान का कंसेंसस है इस बात पर कि सवाल दो ही हैं कि क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, और बेसिकली क्या अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस लेट से है तो क्या ये किसी उसके साथ मुतसादिम तो नहीं है इनकी शिक से। देखें, इसमें आमिर साहब बड़ी सिंपल सी बात है। इस लॉ को मेरी ज़ाती नज़र में इसलिए स्ट्राइक डाउन होना ज़रूरी है कि हमारे आइन में आर्टिकल 71 है जो ये कहता है कि कोई भी कानून जो नेशनल असेंबली अगर बनाएगी तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। फिर आर्टिकल 191 उनको ये इजाज़त देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट शैल ऑब्वियसली फ्रेम इट्स रूल्स एंड प्रोसीजर सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आइटम 55 पर आप जब आते हैं और उसको आके आप देखते हैं तो उसमें आप बेसिकली बड़ी तफसील से इस चीज़ को गौर से देखते हैं कि वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर पर रेगुलेट नहीं कर सकती अनलेस कि वो जुरिस्डिक्शन इनलार्ज कर रहा है और सप्लीमेंट्री पावर्स हैं। मेरी ज़ाती नज़र में ना ये जुरिस्डिक्शन की इनलार्जमेंट है और ना ही ये सप्लीमेंट्री पावर्स हैं। तो इस जाविये में अगर आप इसको देखें तो ये आइन से भी मुतसादम है कानून साजी। और जो बार बार एक सुप्रीम कोर्ट ने आज बहस थी कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना जो है वो बेसिकली फ्यूचर की सिमत तय करेगा। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन को उसका ऑर्डिनरी मीनिंग देना है, ऑर्डिनरीली कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन की शिकों से वो मुतसादम तो नहीं है। इस वक्त वहां पर बुनियादी बहस चल रही है, उसमें जो सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटर्मिन करेगा इस केस की फेट को। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग जो है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और लॉ का मतलब उस टाइम पर जब ये बने थे क्या उस टाइम पर जो लॉ है, या लॉ ओवरऑल इनकम्पसिंग है जिस तरह की दूसरी साइड इसको आर्ग्यू कर रही है। तो ये दो नुक्ते हैं जिन पर असल बहस, और आज जो बहस है उसकी सिमत काफी हद तक इस तरफ तय हो चुकी थी और तमाम वकला ने भी अपने दलाइल बेसिकली इस पर दिए थे। ये बात कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, इस पर मेरा ख्याल है बेंच प्रीटी मच क्लियर है और उनका जहन ये बनता है कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो ये है और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट भी इसमें आ जाता है। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट को यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वन वे और दी अदर हिट करेंगे या उससे मामला रिलेट करेगा तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रिन है उसको डायरेक्टली इंपेंज करता है। तो लिहाजा ये एक फंडामेंटल राइट का इशू है जो एक्सेस टू जस्टिस के अंदर खलल हो सकता है या किसी किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो भी है। तो इस पर बेंच जो है सारा क्लियर है। बात अब सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर आ गई है। परजोदा साहब, आज जो देखने में आया, क्योंकि सारी पाकिस्तान की अवाम भी उसको देख रही है, तो एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि पहले भी मुनकसम था, अभी भी कोई बुरी बात नहीं है अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हों मुख्तलिफ जज हज़रात के। मगर एक चीज़ जो नज़र आई कि क्योंकि इस फुल बेंच के अंदर काफ़ी सारे जज हैं जो इससे रिलेटेड फैसले दे चुके हुए हैं और वो पोजीशन ले चुके हुए हैं। 5-6 जज हजरात हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ है उन बेंचेस में बैठने का जब तक कि इस 184(3) का और बेंचों की तश्कील के मामलात की इस्लाह या फैसला नहीं होता।
बाकी 8 के करीब वो जो फैसला जजेस का आया था कि जिन्होंने इसको स्टे इसके ऊपर दिया था, तो एक तासुर ये मिलता है कि तमाम जजेस क्योंकि अपनी पोजीशन ले चुके हुए हैं तो अपनी उन रिस्पेक्टिव पोजीशंस के हक में बोलते हुए नज़र आते हैं और उस तरफ ही गामजन नज़र आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो कि ऑफ कोर्स हर केस की अपनी एक नेचर होती है, वो मुझे मेरा ये तासुर मिला। मैं बड़ी जसारत करके कह रहा हूँ कि क्या मेरा ये अखज़ करना, ये तासुर आप भी शेयर करते हैं? देखिए जी, मेरा तो पहले दिन से इस पर व्यू ये है कि ये जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये बड़ा अच्छा फैसला है काजी साहब का कि एक तो बनाना और दूसरा इसको पूरी आवाम को दिखाना। आवाम पहली दफा ये देख रही है, क्योंकि जब आप मुझे एज लॉयर एंगेज करते हैं और मैं आपसे एक फी मांगता हूं तो आपको उस फी का पता लग ही नहीं सकता अनलेस आप कोर्ट के अंदर आके खड़े हो, या अब आप हमें टीवी पर देखें कि हमारे साथ वहां होती क्या है, व्हाट वी आर अप अगेंस्ट, और हमारे साथ कितना एक डिफिकल्ट एटमोस्फेयर में हमने आर्ग्यू करना होता है और अपनी सिचुएशन अदालत के सामने रखनी होती है। यहाँ जो एक नई चीज डेवलप हो गई है जिसको मैं जाती तौर पर पसंद नहीं करता, और वो तमाम लोगों से मैं बहुत एहतराम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर बुनियादी तौर पर वकला बहस कम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जजेस कन्वर्सली एक दूसरे को जवाब देने पर आज तो डायरेक्ट जवाब दिए गए हैं, इधर से सवाल होता था इधर जवाब आता था, इधर से सवाल होता था इधर जवाब आता था। दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर आपका एक व्यू है, आप उसको थ्रू जजमेंट, जैसे हमेशा कहते थे गुड जजेस या जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, आप जजमेंट दें, जजमेंट के अंदर जो मर्जी लिखते हैं, लेकिन जब इतना क्लियर व्यू आना शुरू हो जाए, और वो भी ये नहीं है कि सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी जज साहब का सवाल देखें एंड दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड फुल बेंच में, वो पहले पूरा एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसके बाद उसको एक बेसिकली कवर अप देने के लिए कहा जाता है कि जी आपसे मेरा ये सवाल है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के एटमॉस्फेयर में एक वकील का बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आर्ग्यू करे। आप किसी वकील को कहें कि भाई ये 20 मिनट का टाइम है, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करें, नोट डाउन करें, कल को फैसला दें। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस को इतना ओपनली इस एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। ये कोई इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स तो है ही नहीं कि आप किसी के साथ, और फिर ये है कि कुछ सीनियर वकला के साथ रवैया भी बहुत ज्यादा सख्त है। मैं बिल्कुल एहतराम से कहता हूं कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बट जब एक बहुत कॉम्पिटेंट लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग जब जजेस एलिवेट हो जाते हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट बड़ा कॉम्पिटेंट है, तो उनके लिए किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक एवरेज आदमी जो इज अ बेटर जज, बिकॉज वो सुनता है, उसके बाद अपना फैसला अखज़ करता है। फिर आपने एक और इंपॉर्टेंट बात की कि जजेस जो हैं इसमें जो बेंच में बैठे हुए हैं, उन सब का अपना अपना माइंड है जो वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, बट व्हेन दे आर सिटिंग इन अ फुल बेंच, तो फिर फुल बेंच के डायनामिक्स और हैं। दोबारा सुनकर सवालात जवाबात होने के बाद, वकला की दलाइल के बाद, या साथी जजेस की बात सुनने के बाद, यू आर सब्जेक्ट टू चेंज, आप चेंज कर सकते हैं अपना व्यू। सो इसलिए इसको एक ओपन माइंड से बैठकर सुनना दोनों साइड्स के जजेस के लिए बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि बात शुरू हुई थी डायरेक्ट एड्रेस करने से काउंसिल्स को, और आज मैं देख रहा था कि एक दूसरे के सवाल जवाब हो रहे थे, विच इज नॉट द मोस्ट डिजायरेबल थिंग दैट शुड हैव हैपेंड। और आप वकला को इजाजत दें कि वो भी अपनी डेमोन्स्ट्रेट करें लीगल नॉलेज, उनको बोलने दें। आप उनको जब टोकते हैं तो उनको 30 मिनट लगते हैं, अगर आप उनको नहीं टोकेंगे वो हो सकता है 15 मिनट में अपनी बहस खत्म कर दें। लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो कि एक, आई वुड यूज द वर्ड जो कि मे बी कंटेम्पचुअस ना हो जाए, बट थोड़ा सा एटमोस्फेयर हॉस्टाइल हो जाता है टाइम्स, और वो मेरा ख्याल मेरे जैसे वकील के लिए तो बहुत डिफिकल्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के एटमोस्फेयर में खड़े होकर आर्ग्यू करना। तो आई थिंक मौका देना चाहिए वकला को कि वो अपने दलाइल दें, इंस्टेड कि आप उनको अपने व्यूज सुनाएं टाइम से पहले। आप जजमेंट लिखें, आपको कलम आपके पास है, सरकार की मोहर आपके पास है, और आप उसको सलब करके एक जजमेंट लीजिए। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था आज तमाम ही वकला हजरात पे कि 30-40 साल हमें भी हो गए हैं इस काम में और बेताशा अदालतों को करना है, मगर ऐसी ग्रिल मैंने नहीं देखी, आपने शायद देखी हो, तो तरस ही आ रहा था। सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दरमियान में एक और बड़ा नुक्ता आया, चीफ जस्टिस साहब ने ये जब आया कि ये अपील का हक के लिए आईनी तरमीम चाहिए कि ये कानून के ज़रिए किया जाता है, तो उनकी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन थी, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके फैसले में रिफ्लेक्ट हो, कि उन्होंने तशबीह दी कि इंसान मर रहा हो तो ये नहीं इंतज़ार किया जा सकता कि वो डॉक्टर आएगा और वो आएगा उस वक्त जो भी उनको मदद दे के जान बचानी चाहिए। और उससे वो इशारा ये था
कि 2/3 मेजॉरिटी जब होगी तब होगी, पता नहीं कब होगी। तो ये क्योंकि उनकी मैंने जो अखज़ किया कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इसकी अगर मिसयूज़ हो रहा है इस इख्तियार का और ये अपील का हक नहीं है, तो ये बग़ैर 2/3 की मेजॉरिटी के भी किया जाता, जहाँ पे ये फिर बहस आ गई कि ये अगर ये दरवाज़ा खोल दिया गया तो ये फिर और भी खुल जाएगा। देखिए, अगर आपकी तबीयत खराब है और आपको उस वक्त डॉक्टर के बजाय किसी और से इलाज करेंगे तो ज्यादा चांस यही है कि आपको नुकसान होगा। इसी वजह से हम बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जो अपील का राइट है ये एक सब्सटैंटिव राइट है। इस राइट को थ्रू अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं दिया जा सकता। ये इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और उसका सबसे अच्छा आर्गुमेंट जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने दिया था। उन्होंने ये फरमाया था कि आर्टिकल 1843 फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने डाला, उसके बाद आर्टिकल 185 आया। उनके पास सोचने का मौका था, उन्होंने ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग्स में 185 में राइट ऑफ अपील दे दिया, लेकिन 1843 में देना नहीं मुनासिब समझा। अगर आज वो समझते हैं कि ये मुनासिब हो तो इसके लिए आईनी तरमीम कर लें, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो अपील का राइट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उस आईनी तरमीम का प्रोसेस बदल दें और आप कहें जी कि नहीं एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू कर दें। ये आई थिंक बहुत गैर मुनासिब बात होगी पार्लियामेंट के लेवल पर। ये 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये तो ऐसे ही है जी, कल को अगर चीफ सेक्रेटरी एक ऑर्डर कर दे कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस काम सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि 6 जजेस सुने, लेकिन क्या चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसी तरह पार्लियामेंट जो है, विद ऑल माय ड्यू रेफरेंस, मैं उनकी बहुत एहतराम है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में बिलीव करने वाला आदमी हूं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनको इख्तियार दिया गया है जिसको हम लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बोलते हैं। आर्टिकल 142 बड़ा क्लियर है, 142A क्लियर है, आर्टिकल 71 मौजूद है, 191 की अपनी लैंग्वेज मौजूद है। तो इनके होते हुए उनको इख्तियार दिया गया कि इस चीज पर लेजिस्लेट कर लेते हैं। मैंने एक बल्कि आपकी इजाजत से बोलूंगा, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना शुरू किया इंग्लैंड में तो एक वहां पर हमें बात पढ़ाई जाती थी कि if parliament passes a law that all blue-eyed babies should be killed, it will be the law, but parliament will go mad before passing such a law. इसी सिचुएशन को कन्वर्स करके अगर हम आज की दौर में करें कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात तो बहुत हैं, इसलिए उनको इस चीज की इजाजत दी गई